Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो आज की वीडियो में बेटा हम फिर से कंटिन्यू करेंगे पोस्ट गुप्ता एम्पायर को और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है बेटा पल्लवा डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Now there are several theories propounded by historians regarding the origin of Pallavas. तो जो पल्लवा डायनेस्टी है ये कहाँ से आई, इसकी ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ से हुई, इसके बारे में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे कि सम हिस्टोरियन से दे आर ब्रांच ऑफ पार्थियन पीपल हु ग्रेजुअली माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया, कि कहीं ये फॉरेनर्स थे, ईरानियन पार्थियंस थे जो अपनी इन्वेजन के बाद इंडिया में सेटल हो गए और फिर डीप साउथ जो है वो कहीं मूव कर गए। दूसरा कहता है कि दे आर एन इंडिजिनस डायनेस्टी दैट अराउज विद इन द साउदर्न रीजन एंड वर अ मिक्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स। सेकेंड व्यू पॉइंट कहता कि पल्लवास इंडियन ही थे, यहीं के थे और यहाँ की डिफरेंट ट्राइब्स जो है वो कंबाइन करके पल्लवा डायनेस्टी बनती है। एंड एट द सेम टाइम एक और व्यू पॉइंट है, अनदर थियरी स्टेट्स दैट दे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ चोला प्रिंस एंड अ नागा प्रिंसेस ऑफ मनी पल्लवम, दैट इज एन आइलैंड ऑफ जाफना, श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो एक आइलैंड है वहाँ पे नागा प्रिंसेस और यहाँ पे चोला एम्पायर के जो है किंग के साथ मे बी जो है उनकी मैरिज से आगे जो बच्चे हुए उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी की जो है वो फॉर्मेशन की, एक ये भी व्यू पॉइंट है। एंड हाउएवर इन टर्म्स ऑफ सम अदर आर ऑफ द ओपिनियन दैट पल्लवास वर फ्यूडिशरीज ऑफ सतवाहनास। और अभी एक जो आपका फोर्थ व्यू पॉइंट है ये कहता है कि इनसे पहले सतवाहनास जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे साउदर्न इंडिया के अंदर, उन्हीं के यहाँ पे ये एज अ फिडिशरी काम करते थे एंड लेटर ऑन दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड फॉर्म देयर ओन डायनेस्टी। तो जस्ट फॉर द रेफरेंस एक थोड़ा ध्यान रखिए कि पल्लवास के ओरिजिन के बारे में क्लैरिटी नहीं है। कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आप एक स्टेटमेंट आ जाए कि इट इज नॉट क्लियर रिगार्डिंग द ओरिजिनेशन ऑफ पल्लवास, तो हाँ हम उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि पल्लवास का ओरिजिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है बेटा। तो कुछ किंग्स देखते हैं। नाउ द फर्स्ट पल्लवा किंग रूल ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ 4th century AD। तो कहाँ से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है? दिस इज 4th century AD एंड बाय द 7th century देयर वर 3 kingdoms इन साउदर्न इंडिया vying for supremacy, namely the Chalukyans of Badami, पांड्याज ऑफ मदुरई एंड पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। तो 7th century में तो इनफैक्ट ये तीसरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के निकली, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 3 जो है मेन डायनेस्टीज की आपस में लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा। चालुक्यास ऑफ बदामी हम कवर कर चुके हैं, देन पांड्याज ऑफ मदुरई एंड पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। तो पल्लवास अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड पांड्याज वी विल डू लेटर ऑन, बिकॉज ये सारी डायनेस्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए याद रखिए कि ये 3 जो डायनेस्टीज हैं ये आपस में लड़ती रही हैं 7th century AD के अंदर। और अगर हम मैप देखें बेटा तो हियर लाइज पल्लवास, ठीक है, यहाँ पे आपके चालुक्यास हैं, बिल्कुल इनकी नेबरिंग ही किंगडम है और कांचीपुरम पल्लवास की कैपिटल है। सो हियर लाइज योर पल्लवास एरिया, ठीक है। इससे आप थोड़ा माइंड में रख सकते हो कि किस तरह से अगर लर्न करना हो कौन से कंटेम्प्रेरीज है ये भी आप देख सकते हो। तो पल्लवास, चालुक्यास, इस तरफ मैत्रकास भी उसी टाइम पीरियड में है, एम्पायर ऑफ हर्षा कंटिन्यू कर ही रहा है, गौड़ा है इस तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें कंटेम्प्रेरीज याद रखने में भी आसानी हो जाती है। और अब इंपॉर्टेंट किंग्स की डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। सो फर्स्ट इज योर सिसकंदा वर्मन एंड ग्रेटेस्ट अमंग द अर्लीस्ट रूलर्स रूल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 4th century। तो अराउंड 4th century इन्हीं से स्टार्ट हुआ इनका डायनेस्टी। एंड सेकेंड इज योर सिम्हा वर्मन, या इनको हम सिम्हा विष्णु भी कहते हैं, एक ही बात है। 575 AD से अराउंड 600 AD तक का टाइम पीरियड है। ही वॉज अ बुद्धिस्ट, इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम, डिफीटेड द कंटेम्प्रेरी तमिल रूलर एंड पल्लवा हिस्ट्री assumes a definite character from this ruler onward। तो जो इनकी कह लो कि इस्टेब्लिश हुआ इनका एम्पायर वो मेनली सिम्हवर्मन या सिम्हा विष्णु के साथ हुआ। और याद रखिए इवन इन्होंने जो है तमिल रूलर तो है ही, उनको हराया ही हराया, इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर भी जो है वो अपना कंट्रोल किया। तो इस तरह से ही वॉज द वेरी वन अमंग द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स। सेकेंड आए फिर हमारे यहाँ पे महेंद्र वर्मन 600 से लेके 630 AD तक।
succeeded Simhavishnu, who was his father. He was a poet and composed Vichitra Chita and Mahavilasa Paramhasana. Very important बेटा। तो कौन है? महेंद्र वर्मन। इनकी खुद की पोइट्री है, कंपोजिशंस है, विचित्र चिता एंड महाविलासा परहासना। सो दोनों ही आपने अच्छे से याद रखनी है। वैसे ही जो आपने लिटरेचर के लिए लिस्ट बनाई है उसी के अंदर आप इसको ऐड कर दीजिए। ही इंट्रोड्यूस्ड रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर। पालवास का आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा किंग्स को भी रेफर करेंगे। तो महेंद्र वर्मन का काफी ज्यादा रोल है आपका जो रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर है इसके अंदर। ही वॉज अ जैन हु कन्वर्टेड टू शैविज्म। अब यहाँ पे हमें रिलीजन पे ध्यान देना होगा क्योंकि सभी किंग्स जो हैं वो एक रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ महेंद्र वर्मन तो ये जैन थे, बाद में इनफैक्ट ये शिवाइट हुए, शैविज्म को फॉलो करने लगे। हैड ऑन गोइंग राइवलरी एंड बैटल्स विद पुलाकेसिन II ऑफ चालुक्यास। तो चालुक्यास के साथ कभी भी इनकी नहीं बनी और पुलाकेसिन II के साथ लड़ाई हुई एंड महेंद्र वर्मन डाइड इन बैटल विद द चालुक्यास। इनफैक्ट चालुक्यास के साथ लड़ते ही इनकी डेथ भी हुई, जो ऑलरेडी हमने चालुक्यास के अंदर डिस्कस किया था। He was an able and efficient ruler. नेक्स्ट आए नरसिंह वर्मन I। 630 से लेके 668 तक जो है वो इनका टाइम पीरियड है एंड ही वाज सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन एंड ग्रेटेस्ट ऑफ द पालवास। ही इज द ग्रेटेस्ट एवर किंग। ही डिफीटेड एंड किल्ड पुलाकेसिन II। क्यों ग्रेटेस्ट है समझ में आ गया होगा, बिकॉज पुलाकेसिन II जो है इनफैक्ट ही डाइड। ठीक है, इनको जो है वो हराया। इतना जबरदस्त आपका पुलाकेसिन II इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इनको हराया, इनफैक्ट इवन ही वाज किल्ड ऑल्सो। ही टुक कंट्रोल ऑफ वतापी और उसके बाद फिर वतापी के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया। द चालुक्यास कैपिटल एंड अज्यूम्स द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। ये चालुक्यास पे हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ देर के लिए पल्लवास जो है वो इनकी कैपिटल को कंट्रोल में कर लेंगे। नाउ ऑल्सो वैंक्विश द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। सो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर किंग। कौन सा है? ऑलवेज रिमेंबर दैट इज योर नरसिंह वर्मन I। इससे पहले वाले भी स्ट्रॉन्ग है महेंद्र वर्मन, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नरसिंह वर्मन I है बिकॉज पुलाकेसिन II को मारा और उसके साथ जो भी आपके साथ में एसोसिएटेड किंगडम्स थी, चोला, चेरा, पांड्यास, इन सबको बहुत बुरी तरह से हराया। नाउ ही सेंट naval expedition to Sri Lanka and reinstated the Sinhalese prince that is Manivarmana। तो श्रीलंका के ऊपर इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल हमेशा से रहा ही, तो वहां पे किसकी जो है रूल होगा ये भी इन्हीं के अंदर था, इन्हीं के कंट्रोल में था। नाउ देन ही फाउंडेड द सिटी ऑफ ममलापुरम और महाबलीपुरम विच इज नेम्ड आफ्टर हिम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ममलापुरम जो है वो इन्होंने जो अपना सिटी उसकी डेवलपमेंट करी एंड ह्यून सैंग विजिटेड द पालवा किंगडम ड्यूरिंग हिज रियाइन इन अबाउट 640 AD। बिकॉज हम देख चुके हैं हर्षा की कंटेम्प्रेरी है, तो इन सबको जो है वो विजिट किया था ह्यून सैंग ने एंड ही डिस्क्राइब्स अ पीपल लिविंग इन हिज किंगडम एज हैप्पी। तो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे नरसिंह वर्मन I और उससे पहले महेंद्र वर्मन I was also very strong king. Now he also says there was an abundance of agricultural products. Great Nayanar saints like Upper Tirugasambandar and Siruthonda lived during his reign and he was succeeded by his son then Mahendra Varman II. तो दो ग्रुप ऑफ सेंट्स है बेटा, एक है आपके अलवर्स और दूसरे हैं नयनार्स। ये जिक्र आगे भी फिर से आएगा और इसको लेके ही कई बार क्वेश्चंस इवन CDS में, UPSC के एग्जाम्स में मैंने बहुत बार देखे हैं। तो नयनार सेंट्स हैं साउथ इंडिया के अंदर दो जो कह लो कि ग्रुप्स थे हिंदुज्म के अंदर ही। एक जो थे वो फॉलोअर थे लॉर्ड विष्णु के, एक जो थे वो लॉर्ड शिवा के। इनफैक्ट सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं, इनकी आपस में बहुत ज़बरदस्त राइवलरी थी बिकॉज वो दोनों ग्रुप से ही मानते थे कि लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर्स की सिर्फ लॉर्ड विष्णु ही हैं जो कि गॉड हैं, ग्रेटेस्ट एवर। हाँ, और लॉर्ड शिवा वाले जो ग्रुप थे वो मानते थे कि नहीं, लॉर्ड शिवा इज द ओनली गॉड। तो इस वजह से साउथ इंडिया में इन दोनों ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा लड़ाई रही है। हमने क्या लर्न करना है? हमने ये लर्न करना है कि साउथ इंडिया में इनको किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो नयनार्स जो है बेटा दे आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, अलवर्स जो है दे आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये आपने याद रखना है, अपोजिट समटाइम्स हो जाता है। इसके लिए क्लू दे देती हूँ, नयनार्स एन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन नारायण लॉर्ड विष्णु को बोलते हैं, लेकिन ये लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर्स नहीं है, उसके अपोजिट लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स है। दिस इज द क्लू। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं बिकॉज सिंपल क्वेश्चन ही मैंने देखे हैं कि अलवर्स कौन थे, कौन से लॉर्ड के फॉलोअर थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने सिंपल देखे हैं बहुत बार।
ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड पे जो नयनार्स ग्रुप है जो कि फॉलोअर्स थे लॉर्ड शिवा के, उनके नाम भी आपको दे दिए, अपर तिरुगुसबर एंड योर तिरुतुदर। तो ये जो है आपके दो इंपॉर्टेंट सेंट्स के नाम आए हैं, अदरवाइज देयर आर होल लिनेज ऑफ सेंट्स आउट देयर, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड पे ये जो सेंट्स हैं वो उस टाइम पे बहुत ही मतलब पॉपुलर थे। नाउ ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। तो नेक्स्ट आए हमारे महेंद्र वर्मन II जो कि 668 से लेके 670 AD तक रूल करते हैं। देन लेटर रूलर्स जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। आफ्टर महेंद्र वर्मन II हिज सन परमेश्वर वर्मन बिकेम द किंग। ड्यूरिंग हिज रूल कांचीपुरम वाज ऑक्यूपाइड बाय चालुक्यास। तो आप थोड़े से वीक हो जाएंगे ये। एंड नृपतुंगा वाज एन इंपॉर्टेंट किंग हु डिफीटेड अ पांड्या किंग। लेकिन थोड़ी देर के लिए पांड्यास के ऊपर इन्होंने राज भी किया है। एंड देयर वर अ फ्यू अदर रूलर्स एंड द लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी वाज अपराजिता वर्मन हु was killed in battle with चोलास। तो इनफैक्ट यहाँ से इनकी डायनेस्टी जो है वो अपराजिता वर्मन के बाद खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिगार्डिंग सोसाइटी एंड कल्चर। नाउ देयर वर 3 टाइप्स ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग दिस टाइम। और peasants lived here and it was headed by a headman who collected and paid the taxes to the government. तो Ur is a kind of village. Village के लिए जो टर्म है वो यूज की जाती थी और ऑब्वियसली मेनली एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था जिससे कि किंग को टैक्सेस मिलते थे। दूसरी है टर्म सभा। Now these were the land granted to the Brahmins, also called as अग्रहारा villages. Very very important बेटा। इसमें जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए अग्रहारा। ये क्या है? दीज आर द लैंड्स। ये वो आपकी जमीन के टुकड़े हैं जिनको कि डोनेट किया जाता था। दीज वर द लैंड्स ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स। किसको? ब्राह्मण्स को। तो जो किंग्स लैंड्स डोनेट करते थे ब्राह्मण्स को और ऑब्वियसली ब्राह्मण्स वहां पे रहते थे, उसके लिए जो टर्म है यहाँ पे है सभा। और एग्जैक्ट टर्म इस तरह के विलेजेस के लिए कौन सी है? अग्रहारा विलेजेस। इस टर्म को आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट ये खासियत क्या है फिर इसकी? टैक्स फ्री थे। इनके ऊपर जो है वो किंग टैक्स भी नहीं लेते थे। थर्ड इज नगरम। नगरम में ऑब्वियसली जैसे कि आज भी हम नगर बोलते हैं ना हिंदी में, तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे रहते थे। Now during the Pallava period, the Brahmin replaced the Jains and the Buddhists in formulating policies. तो सबसे ज्यादा डोमिनेशन किसकी थी पल्लवास के टाइम पे? ब्राह्मणास की, जबकि बुद्धिज्म और जैनिज्म भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। Now, Brahmins were greatly honored by the kings and they received land and villages and this is called even Brahma Deya. तो उनको अलग से जो है लैंड विलेजेस ये सब जब डोनेट किए जाते थे तो उस पर्टिकुलर लैंड को क्या बोलते थे? दैट इज ब्रह्म देया। Then the status of Brahmin greatly enhanced during this reign. Obviously Brahmins का जो status है, social status है वो ज़्यादा हो जाता है इस time period में। The caste system became inevitable. अब अगर आप वर्णा की बात कर रहे हो तो उसके साथ साथ caste भी आएगा। That means caste system बहुत ज़्यादा prevalent था। And the Pallava king were orthodox Hindus and they worshipped Shiva and Vishnu. क्योंकि अलवर और नायनार्स का टाइम पीरियड है और इसी वजह से ऑब्वियसली कट्टरता भी है इनके अंदर और मेनली जो है वो हिंदुइज्म उस टाइम पे पॉपुलर था। नाउ दे वर लिबरल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म को खत्म नहीं किया, उनकी तरफ लिबरल ही थे। बट दीज रिलीजन्स इवेंचुअली लॉस्ट देयर रेलेवेंस एंड पॉपुलैरिटी। लेकिन खत्म नहीं किया, बट एट द सेम टाइम दीज रिलीजन्स वर नॉट पॉपुलर एज वेल। पॉपुलर भी वो नहीं थे, इसी वजह से शायद धीमे धीमे इन रिलीजन्स की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है साउथ इंडिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट देन कांचीपुरम वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट, पल्लवास ने ही बसाया और पल्लवास के टाइम पे ये सेंटर ऑफ लर्निंग था। एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कांचीपुरम प्लेड अ ग्रेट रोल इन द स्प्रेडिंग ऑफ आर्यन कल्चर इन द साउथ। क्यों? क्योंकि हिंदूज हैं, ब्राह्मणास की जो है वो इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ जो है वो पल्लवास के टाइम पे हुआ, इस बात को आपने याद रखना है। आर्यन कल्चर जो है वो डीप साउथ तक चला गया। नाउ इट इज सेड दैट द आर्यनाइजेशन ऑफ साउदर्न इंडिया वाज फुलफिल्ड ड्यूरिंग द पल्लवा रेन। दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता चल रहा होगा, इसी से ही आपको क्वेश्चन फॉर्म करके दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देन नाउ द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दंडीन अडॉन द कोर्ट ऑफ नरसिंहवर्मन I। नरसिंहवर्मन I के जो कोर्ट के अंदर ही संस्कृत स्कॉलर जो है वेरी वेरी पॉपुलर दंडी ये रहते थे। एंड ही कंपोज्ड दैट इज दशकुमारा चरिता।
एंड एक और है दैट इज भैरवी, द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर, लिव्ड इन द टाइम ऑफ सिम्हा विष्णु, ये सिम्हा विष्णु के टाइम पे थे। एंड भैरवी रोट कीर्ति अजुन्या एंड एपिक ऑन द इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। तो बोथ द बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दश कुमारा चरिता बाय दंडी एंड कीर्ति अजुन्या, दैट इज वाई भैरवी, इसकी आप लिस्टिंग के अंदर एडिशन जरूर कर लीजिए बिकॉज इसमें मैचिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। And Tamil literature had also flourished during the Pallava rule. Sanskrit was the chief language among the royals and the scholars of that time. तो mainly जो आपके रॉयल क्लास है वहाँ पे संस्कृत थी, लेकिन इसके अलावा तमिल लिटरेचर भी जो है वो फ्लरिश हुआ था इनके टाइम पे। Now the among the royals and the some of the inscriptions are in mix, और इसी वजह से आपको जो इनके टाइम की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं वो मिक्स मिलती हैं, मतलब तमिल में भी है और संस्कृत में भी अवेलेबल है। नाउ मैनी तमिल सेंट्स बिलोंगिंग टू ईदर शिवाइट्स दे आर फॉलोइंग ऑफ बेसिकली नयनार्स, ठीक है। अब जो शिवा को फॉलो करते हैं, नयनार्स कौन से हैं, जो लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, और वैष्णवाइट्स, और वैष्णवाइट्स में कौन से हैं, लॉर्ड विष्णु को फॉलो करने वाले, उनको क्या बोलते हैं हम, अल्वर्स। यही बात मैंने आपको समझाई थी कि जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करेंगे, लॉर्ड नारायण को फॉलो करेंगे, दे आर द अल्वर्स, जो शिवा को फॉलो करेंगे दे आर नयनार्स। सो ये सेक्शंस जो है इनके टाइम पीरियड में 6 से लेके 7 सेंचुरी एडी तक रही, और काफी ज्यादा इनफैक्ट इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी हुई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। Now Pallava's period is known for architectural splendor. बहुत अच्छा काम आर्किटेक्चर को लेके किया गया इनके टाइम पे, जैसे कि शोर टेम्पल एंड वेरियस अदर टेम्पल्स कार्व्ड फ्रॉम ग्रेनाइट मोनोलिथ, एक ही ग्रेनाइट की रॉक से शोर टेम्पल जैसे टेम्पल्स बनाए गए। एंड द वराहा केव 7th सेंचुरी की जो है वो बिल्ड की गई, एंड कहाँ पे, एट ममलापुरम। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द illustrious examples of Pallava architecture. In 1984, even Mamallapuram was added to the list of UNESCO World Heritage Site. So it's so very prominent. Now Pallava architecture can be classified as, अगर हम पूरे Pallava architecture को डिफाइन करें तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हो गए आपके रॉक कट टेम्पल्स, जो कि ज्यादा बनाए महेंद्र वर्मन ने, तो इसी वजह से इनको महेंद्र वर्मन स्टाइल भी बोल देते हैं। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे कि आपके महेंद्र वर्मन स्टाइल मॉन्यूमेंट्स आर केव टेम्पल्स, जैसे कि मंदगापट्टू, तो ये देखो केव साफ नजर आ रही है, तो केव्स के अंदर कटिंग करके टेम्पल्स जो हैं वो इरेक्ट किए गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमारा सेकंड है दैट इज मोनोलिथिक रथास एंड स्कल्पचर मंडपास, और इसको हम ममलन स्टाइल भी बोलते हैं। तो जहाँ पे एक ही रॉक से इस तरह से कटिंग की गई हो, जैसे डिफरेंट रथ के आकार में जो है आपके टेम्पल्स बनाए गए हों। सो द 5 रथास पॉपुलरली कॉल्ड पंच पांडवार रथास सिग्निफाई 5 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जैसे पांच पांडवा को लेके ऐसे एक रथा फॉर्म में, जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा है जैसे कि एक रथ ही जा रहा हो, उस हिसाब से रथा की फॉर्मेशन में जो है वो आपके ये टेम्पल्स को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको इस पिक्चर में साफ नजर आ रहा है। नाउ ईच रथा हैज बीन कार्व्ड आउट, हर एक रथा जो है वो सिंगल रॉक से बनाया गया है, आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, सो दे आर कॉल्ड मोनोलिथिक। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक बोलते हैं। Then popular mandapam, that is pillared pavilion they built are, that is महिषासुरमर्दिनी मंडपम, ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है, एंड त्रिमूर्ति मंडपम एंड वराहा मंडपम। तो 3 तरह के इस तरह के आपके मंडपम स्टाइल के अंदर जो है वो टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है। देन सेवरल इवन मिनिएचर स्कल्पचर्स सच एज द फिगर्स ऑफ लाइस पिकिंग मंकी एलिफेंट्स ऑफ ह्यूज साइज एंड द फिगर्स ऑफ एसेटिक कैट हैव बीन स्कल्पचर्ड ब्यूटीफुली ऑन द वॉल्स ऑफ द ह्यूज रॉक। इसके अलावा इनके टाइम पे रॉक्स के ऊपर जो है वो छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट इवन एनिमल्स जो है वो भी बनाई गई थी, और ये आज भी सरवाइव कर रही हैं लाइक दिस। अब देखिए जैसे कि ये आपकी एक रॉक है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे एनिमल्स भी बने हुए हैं, एंड बिगर स्ट्रक्चर जो है वो आपकी एलिफेंट्स की भी आपको नजर आ रही है। और ये क्या है आपका, ये इनफैक्ट ओपन आर्ट गैलरी हम इसको बोलते हैं, उसी का ही जो है आपको यहाँ पे एक इमेज नजर आ रहा है। Now the fall of the river Ganga from the even head of Lord Shiva
एंड अर्जुना's पेनांस आर द नोटेबल अमंग देम। तो ये जो आपकी ओपन आर्ट गैलरी है वहाँ पे किस तरह की पिक्टोरियल स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं, एक तो जैसे कि रिवर गंगा जो है वो फ्लो कर रही है लॉर्ड शिवा के हेड से, या फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कि अर्जुना का जो तपस्या है वो दिखाई गई है। Then the Great Penance Panel is considered to be the world's largest open air bas relief। तो ओपन एयर जो है आपका इतना ऊंचाई के ऊपर और एक ही स्टोन के ऊपर जो है वो कार्विंग की गई है, ये वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है। तीसरा अब जो टाइप है दैट इज देयर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं। नाउ इसके अंदर जो है राजा सिम्हा स्टाइल या फिर नंदी वर्मन स्टाइल हम इनको बोलते हैं। राजा सिम्हा स्टाइल और नरसिंह वर्मन टू ऑल्सो नोन एज राजा सिम्हा। नरसिंह वर्मन टू को ही नरसिम्हा जो है राजा सिम्हा बोलते हैं, इसी वजह से इसका नाम राजा सिम्हा स्टाइल भी है। ही कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स यूजिंग स्टोन ब्लॉक्स। तो यहाँ पे एक रॉक को काटा नहीं गया है बल्कि डिफरेंट ब्लॉक्स को लेके स्टोन्स के फिर जो है वो टेम्पल्स बनाए गए हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्ट्रक्चरल टेम्पल इज कैलाशनाथा टेम्पल एट कांचीपुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पहले आपने ये कर लिया कि कैलाशनाथ टेम्पल है कहाँ पे, किसने कंस्ट्रक्ट कराया और किस तरह की जो है उसकी आर्किटेक्चरल फीचर है। ये सारी बातें अभी इसी लाइन के अंदर क्लियर हो गई हैं। नाउ दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय यूजिंग सैंडस्टोन। कैलाशनाथा टेम्पल इज कॉल्ड इवन राजा सिम्वेश्वरम। तो इनको राजा सिम्वेश्वरम टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्टाइल को हम राजसिम्हा स्टाइल बोलते हैं और ये स्टाइल कहाँ से आया? दैट इज फ्रॉम नरसिम्हा वर्मन टू। नरसिम्हा वर्मन टू को एक दूसरे नाम से बुलाया जाता था और उन्हीं के टाइम पे ये ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इसलिए उन्हीं के नाम से ही इस स्टाइल को याद किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का ब्लॉक्स को लेके सिंपल जो है वो आपके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और टेम्पल की शेप है। इस तरह से ही एक नंदी वर्मन स्टाइल है जो हमारा। नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ द पल्लवा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बिल्ट बाय लेटर पल्लवास एंड द बेस्ट एग्जाम्पल अमंग इट इज योर वैकुंडा पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। ठीक है, और इसको हम जो है वो नंदी वर्मन स्टाइल बोलते हैं। तो ये बेटा सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके रिगार्डिंग पल्लवास। इसको अच्छे से कवर करिए और अभी बहुत छोटे छोटे किंगडम्स बचती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग खुद से नहीं भी कर पाते, तो मैं सारी एक एक करके पहले डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद फिर हम MCQs को हैंडल करेंगे। और पैरेलल आपने देख लिया होगा कि मैंने आपके लिए मेंटल एबिलिटी की जो है वो वीडियोस भी स्टार्ट कर दी हैं, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि हमें जनरल स्टडीज़ के साथ साथ मेंटल एबिलिटी भी आप जो है ज़रूर करवाइए, और इसी वजह से मैंने मेंटल एबिलिटी भी पैरेलल स्टार्ट कर दिए बेटा। तो अब आप थोड़ा सा अपने आप को जो है स्ट्रिक्ट कर लीजिए, ठीक है, डिसिप्लिन हो जाइए, बिकॉज आई थिंक अभी बहुत सारी पोस्ट डेफिनेटली आने वाली हैं। नाउ दिस इज़ योर एग्जाम टाइम। और ये नहीं होता कि जब आपको लगे कि हाँ जी एग्जाम की डेट आ गई है तब आपने सीरियस होना है, तब कोई फ़ायदा नहीं होता। बिफोर 10 डेज 15 डेज आप कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है कि न्यू CM हैज़ अनाउंस्ड और बहुत सारी उम्मीदें हम सबकी हैं न्यू CM से, और एडवर्टीज हो चुकी हैं, पोस्ट आने ही वाली हैं, राइट। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि विद इन ना फ्यू मे बी, मतलब अगर इस मंथ के अंदर लेट्स से कि अभी मार्च चल रहा है तो एडवर्टीजमेंट आ जाती हैं, तो अप्रैल में समवेयर आपको बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो इसी वजह से प्लीज़ आप अच्छे से करिए। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, MCQs दिए हैं हिस्ट्री में, अगर आप इनको भी कवर कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो है वो चीज़ों को कवर कर रही हूँ। तो जस्ट आप एक एक वीडियो लेक्चर ही पर डे रिवाइज करते रहिए, और इसके साथ ही जितना भी और एरिया कवर करने की पॉसिबिलिटी होगी वो मैं आपको करूंगी। अभी सेकंड जो है हमारा मेंटल एबिलिटी स्टार्ट हो गया है, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो मेरा फ़ोन नंबर है जो उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। कुछ भी आपको ज़रूरत है किसी भी तरह की, आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जो है वो सब चीज़ें आपको करा पाऊँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।